नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज धातु और अधातु अध्याय का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने भाग फर्स्ट में धातु का वायु में दहन देखा था। आज हम धातुओं की जल के साथ में विक्रिया और धातुओं की अम्ल से विक्रिया पढ़ेंगे और वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, अर्थात जब धातु की जल के साथ में विक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कोई सी भी धातु हो, यदि उसकी विक्रिया जल से हो रही है तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और यदि वो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, यदि वो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो वह धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है पोटेशियम और सोडियम का। तो दोस्तों, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ में विक्रिया करती है और जैसे कि आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो जब ये सोडियम और पोटेशियम जल के साथ में, ठंडे जल के साथ में विक्रिया करती है तो अभिक्रिया बहुत तेज गति से होती है और इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। और जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हाइड्रोजन गैस जलती हुई बाहर निकलती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होती हुई बाहर निकलती है। देखिए, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करते हैं। यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात हाइड्रोजन जलती हुई बाहर निकलती है। देखिए, विक्रिया 2K + 2H2O, ये अपने बन गया 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और बहुत सारी उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन जलती हुई बाहर निकलेगी। दूसरा देखिए 2Na + 2H2O, अपने बन गया 2NaOH + H2 प्लस उसमें ऊर्जा, यहाँ भी बहुत सारी ऊर्जा उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती हुई बाहर निकलेगी। तो दोस्तों, जब पोटेशियम और सोडियम की विक्रिया ठंडे जल से होती है तो यह बहुत तेज गति से संपन्न होती है और जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है यह प्रज्वलित होती हुई बाहर निकलती है, बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो यह ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। दूसरा है कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, कैल्शियम इतना अभिक्रियाशील नहीं है जितना अपने सोडियम और पोटेशियम थे, इसलिए जो कैल्शियम की जल से विक्रिया है ये थोड़ी धीमी होती है। यह हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होती है, यहाँ हाइड्रोजन जलती नहीं है, यहाँ केवल हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं जो कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं और कैल्शियम जल में तैरने लग जाता है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यह हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होती है, अर्थात हाइड्रोजन जलती नहीं है, परंतु हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और कैल्शियम जल में तैरने लग जाता है। देखिए समीकरण, कैल्शियम Ca + 2H2O, ये बन गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं और ये कैल्शियम से चिपक जाते हैं और कैल्शियम जल में तैरने लग जाता है। अगला देखिए उदाहरण मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ विक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में विक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम प्लस H2O 2H2O जल, ये अपने बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो मैंने कहा था जब अपने धातु की जल से विक्रिया होगी तो एक तो अपने धात्विक ऑक्साइड बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ जो मैग्नीशियम में भी ऐसा ही हो रहा है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं और जो मैग्नीशियम है ये जल में तैरने लग जाता है। अब देखिए आगे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, तीनों ही धातुएं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये न तो गर्म जल से विक्रिया करते हैं न ही ये ठंडे जल से विक्रिया करते हैं। ये विक्रिया करते हैं भाप से। किससे करते हैं? भाप से। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो भाप से विक्रिया करती है? जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। देखिए विक्रिया 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और ये फेरस ऑक्साइड अपने धातु ऑक्साइड बन गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड चारों ही धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ किसी भी प्रकार से विक्रिया नहीं करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जो चार धातुएं हैं ये जल से बिल्कुल भी विक्रिया नहीं करती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि जल के साथ में बिल्कुल भी विक्रिया नहीं करने वाली धातुओं के नाम बताओ, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। अब अगला है अपने धातु की अम्ल से विक्रिया। धातु की अम्ल से विक्रिया तो अपन ने अध्याय 2 में पढ़ा था कि जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो हमेशा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखिए उदाहरण, Zn जिंक प्लस 2HCl ये बन गया ZnCl2, जिंक क्लोराइड, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है। आपको क्वेश्चन ये करना है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फेरस की HCl के साथ में विक्रिया लिखनी है। जैसी मैंने ऐसे लिखी हुई है वैसी की वैसी आपको लिख के नीचे कमेंट करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि धातु की यदि अम्ल से विक्रिया होगी तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, वो है नाइट्रिक अम्ल। बहुत ही बड़ा अपवाद है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा कहा है कि जो सबसे अलग होता है क्वेश्चन वहीं से आता है, अपवाद होता है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्या कारण है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? अर्थात अब अन्य सभी धातुएं तो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन जो धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। क्या कारण कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन नहीं करती है? अर्थात जब किसी भी धातु की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका कारण देखिए, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। अर्थात क्या कारण है कि नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो HNO3 है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है और उसको जल में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। इस कारण ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि दो धातुएं ऐसी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो अति तनु HNO3 अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी दो धातु है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ में विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो मैग्नीज और मैग्नीशियम। अब देखिए अभिक्रियाशीलता का क्रम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, फिर उससे कम अभिक्रियाशील है सोडियम। ये दोनों ही बहुत अभिक्रियाशील है, इसलिए जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो जलती हुई बाहर निकलती है।
फिर सोडियम के बाद में है कैल्शियम, कैल्शियम और उसके बाद में मैग्नीशियम। इन दोनों में हाइड्रोजन गैस जलती हुई बाहर नहीं निकलती है, लेकिन बुलबुले निकलते हैं, वो इनसे चिपक जाते हैं और ये तैरने लगती है। और फिर बची 3, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, तीनों ही भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है, आपको ध्यान में रखना है। कॉपर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, कॉपर तनु अम्ल से, तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लराज, अम्लराज, एक्वा रेजिया, रॉयल जल, शाही जल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हिंदी में अम्लराज, अंग्रेजी में एक्वा रेजिया या रॉयल जल या शाही जल भी इसे कहते हैं। तो देखिए क्या है रॉयल जल, एक्वा रेजिया क्या है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। अर्थात अपन 3 तो लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी कैसा लेंगे, सांद्र, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 लेंगे अपन नाइट्रिक अम्ल HNO3, वो भी कैसा लेंगे, सांद्र। इन दोनों का जो मिश्रण है वो अपने एक्वा रेजिया कहलाता है। अर्थात 3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया। 3:1 के अनुपात ध्यान में रखना, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। यह प्रबल संक्षारक है। ये अम्लराज एक्वा रेजिया इतना खतरनाक होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को ये गला देता है। सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी ये गला देता है। लेकिन यदि अपन इनमें से किसी एक को काम लेंगे, जैसे HCl को काम लेंगे, तो HCl गोल्ड को और प्लेटिनम को नहीं गला पाएगा। नाइट्रिक अम्ल भी अकेला इनको नहीं गला पाएगा। जब दोनों ही मिलेंगे 3:1 के रेशियो में, तब ये बन जाता है अम्लराज, और अम्लराज गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है। देखिए 3:1 बराबर सांद्र HCl प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3 तो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे याद कर लेना कि HCl में 3 अक्षर है, HCl, तो इसका कितना अनुपात होगा, 3, और बाकी बचा 1 जो नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा। HCl 3 अक्षर है, 3 वर्ड है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, इसका 3 अनुपात होगा। अब देखिए सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी अर्थात वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अर्थात सक्रियता का मतलब क्या है, जो सबसे अधिक सक्रिय है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसको हम सबसे आगे रखेंगे, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम सक्रिय है, उसको सबसे अंत में रखेंगे। इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। मतलब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अर्थात जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु उसको आगे रखेंगे और सबसे कम उसको पीछे रखेंगे घटते हुए क्रम में, तो इसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। देखिए सोडियम, पोटेशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, फिर उसके बाद में है सोडियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में जिंक, फिर उसके बाद में फेरस, फिर उसके बाद में पीबी लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर ओरेंटम गोल्ड। सबसे कम सक्रिय धातु है अपनी गोल्ड। कौन सी है, गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है गोल्ड और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम जैसे कि अपन ने पहले भी देखा है, दोनों ही में जब अभिक्रिया होती है तो
हाइड्रोजन जलती हुई बाहर निकलती है और इन दोनों में ही हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं और ये तीनों ही हाइड्रोजन की जो गैस निकलती है, लेकिन ये दोनों भाप से विक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? भाप से। और ये करते हैं ठंडे जल से और ये करते हैं गर्म जल से। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, अर्थात धातु लवण के विलयन के साथ में अभिक्रिया। धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जो धातु है अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसा कि अपन ने अध्याय 1 में विस्थापन अभिक्रिया देखा था। विस्थापन अभिक्रिया उसमें भी ऐसा हो रहा था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर रही थी। तो बिल्कुल ये विस्थापन अभिक्रिया वाला ही रूप है, वैसा ही है, वैसी अभिक्रिया है। देखिए धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। अर्थात जो धातु अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है, हटा देती है और खुद का विलयन बना लेती है। जैसे यहाँ A एक धातु है और BC एक लवण विलयन है, तो यहाँ A अधिक अभिक्रियाशील है और B कम अभिक्रियाशील है, तो जो ये A है ये B को विस्थापित कर देगा और अपना लवण AC बना लेगा और B को ये बाहर निकाल देगा। देखिए उदाहरण Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो अभी अपन ने देखा था कि जो जिंक है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ कॉपर तो ये रहा और जिंक यहाँ ये रहा, अर्थात जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो जो जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद अपना लवण बना लेगा, तो अपने बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में ढालने से क्या होगा? समीकरण भी लिखो। जिंक है ये जिंक ले लिया, आयरन सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट ले लिया, तो क्या होगा? यहाँ पर भी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक आयरन को हटा देगा और ZnSO4 बना लेगा और आयरन को विस्थापित कर देगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये वाला ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या कारण है कि जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया होती है परंतु कॉपर की जिंक सल्फेट से अभिक्रिया नहीं होती है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये अपने अध्याय 1 में आ गया विस्थापन अभिक्रिया और अब अध्याय 3 धातु अधातु में आ गया, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया तो होती है, लेकिन कॉपर की जिंक सल्फेट से अभिक्रिया क्यों नहीं होती? देखिए जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो ये कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा देगा और खुद का लवण ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को ये विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ Cu कॉपर और जिंक सल्फेट, देखिए यहाँ कॉपर तो कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो जो ये कॉपर है ये जिंक को नहीं हटा पाएगा, कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, नहीं विस्थापित कर पाएगा, तो यहाँ क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि जिंक है ये अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है परंतु कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर की जिंक सल्फेट से अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया हो जाती है। ऐसी लैंग्वेज अपन लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना भाग 2 पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके भी क्वेश्चन NCERT 8th से 10th
तक की जो विज्ञान आती है, साइंस आती है, वो आती है, और रीट में भी यही आती है। तो अपन NCERT से ही पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अरविंदम क्लासेस के साथ।